हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BESE 141 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ये बेसिकली मैं दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 26 में 27 में कभी भी देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी हमेशा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो मैं कराता हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, हर बार आएंगे आपके। ठीक है। और मैं उठाता हूँ सबसे आसान क्वेश्चंस ताकि आप इजीली अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएं और एटलीस्ट अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएं। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर देख लो। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, सब्जेक्ट कोड वगैरह आप मैच कर लेना, सब्जेक्ट का नाम, कोड, 100 मार्क्स, 3 घंटे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने होते हैं, मतलब ये देख लेना इसमें क्या क्या है। तो ये कह रहा है सभी 3 खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड एक में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और बी में से 4 करने हैं, और सी में से 2 करने हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। उसी का जो डिवाइडेशन सितंबर होगा वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, दिख जाएगा कितने कितने नंबर का कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं। तो अब समझना तो कुछ है नहीं इसमें, हमें पता है कि सूचना मतलब जो इन्फॉर्मेशन क्या कहाँ से मिलती है आपको आज। आपको मिलती है इंटरनेट के थ्रू, यानी कि आपके पास गूगल है, गूगल क्रोम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, AI है आज, ठीक है, जेमिनी है। काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं हमारे पास जिससे कि हम चीज़ें जानकारी इकट्ठी कर पाते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है शिक्षा में ICT के अनुप्रयोग को परिचर्चित कीजिए, परिचर्चा कीजिए, जो भी है। देखो, क्वेश्चन बड़ा कठिन बनाने की कोशिश करते हैं, पर आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यूजेस की बात कर रहा है वो, कि आप किसको कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि एजुकेशन में आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। ये तो बल्कि और आसान क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आगे जाके। सबसे पहले हम देखते हैं ICT का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो है ना, मेरे को समझा तो दिया है ये मैंने आपको कि क्या होता है। जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो इन्फॉर्मेशन, और लोगों से कम्युनिकेशन कैसे करते हो आप, जो बात कैसे करते हो। अब बहुत सारे तरीके हैं आज, या तो आप डायरेक्ट कॉल करते हैं, या तो आप अपनी ईमेल्स वगैरह लिखते हैं, लोगों को कांटेक्ट करते हैं, ईमेल लिखते हैं, उनको बताते हैं उनके बारे में, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होती है। या तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों से बात करते हैं, फेसबुक या फिर यूट्यूब से वीडियो बना के, जैसे कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करने के, उनसे कांटेक्ट करने के, उनसे कम्युनिकेट करने के। ठीक है, और इसमें सभी प्रकार के उपकरण यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है। कोई भी नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो आप, 5G 4G। ठीक है। और उसके अलावा वाईफाई का इस्तेमाल भी करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर, हर तरीके से आप इसमें फ्री है यूज़ करने के लिए। और उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें आप ऑनलाइन सूचना इकट्ठा कर पाते हो। ठीक है, और संसाधित करने के लिए, यानी कि उन्हें एडिट कर सकते हो आप, उन्हें संग्रहित कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, उनका सुरक्षित रख सकते हो आप अपने पास। ठीक है। अब आपके पास काफ़ी सारी जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो आपको अगर अच्छी लगेगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखेंगे, एग्जाम पे आप याद रखेंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे, तो आप उसको इकट्ठा कर सकते हो। ऑनलाइन भी आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाता है फ्री में, जिसको आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके। तो ये आप करते हो, और उनको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर पाते हो। ठीक है। इसमें जो है ना, 3 तरीके की चीज़ें होती है, जैसे कि एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया, और संचार प्रौद्योगिकी और नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर में आपका पर्सनल कंप्यूटर में भी रख सकते हो आप। ठीक है, सर्वे के थ्रू आप कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोई भी हो, डजेंट मैटर, उसमें सब पे काम करता है वो। और आप कुछ एप्लीकेशंस भी होती है आपके पास, बहुत सारी, जैसे कि जेमिनी की एप्लीकेशंस अपनी अलग है, AI जो ChatGPT है उसकी एप्लीकेशन अलग है। तो आप उसको अपने फ़ोन में रख के और उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, अपने कंप्यूटर में भी। और उसके अलावा इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन और वायरलेस नेटवर्क्स, रेडियो, TV, इनके थ्रू भी आप जो है ICT, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आप अपने पास यूज़ करते हो। ठीक है, इससे आप ये सब समझते हो, आपको ये लिखना है बस। ठीक है। नेटवर्क्स की बात की जाए तो इसमें ईमेल्स हो सकते हैं, मैसेजेस, एप्लीकेशंस हो सकती है, वीडियोस हो सकती है। ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं नेटवर्क्स में, जिससे कि आप जुड़ते हो लोगों से। ठीक है, नेटवर्क्स का मतलब होता है जब आप किसी से कनेक्ट करते हो लोगों से, तो उसके लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो। तो मैंने आपको अभी तक ये बताया कि ये जो
आईसीटी है, ये क्या है? हम मतलब हमें इससे क्या समझ में आता है, ये आपको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना है, मैंने तो बहुत ही खिचड़ी बना दी है। आपको इन्हें ना बारी-बारी से एक्सप्लेन करना है। मतलब आपको पहले ये देखना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितने वर्ड्स लिखने हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है? उसके अलावा इसमें एजुकेशन में इसका क्या यूजेस होते हैं, तो सबसे पहले स्मार्ट क्लासरूम्स देखने को मिलती हैं आपको। स्मार्ट समझते हो ना? स्मार्ट क्लासरूम आज जो है आपको डिजिटल जो है बोर्ड दिखता है, या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ पाते हो, ठीक है? और इसमें वीडियोस एनिमेशंस के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू आपको जो है एजुकेशन दी जाती है। आज आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जो कि आपको डिजिटल तरीके से पढ़ाते हैं, यानी कि अपने घर बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो। और जो वो लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं आपको, उसमें ना काफ़ी सारे ग्राफिक्स का, एनिमेशंस का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, ठीक है? ताकि आपको समझ में आ जाए। उसमें वीडियोस चलती हैं, एनिमेशंस का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है? अब मेरे पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब टीम नहीं है मेरे पास, और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इसमें इन चीज़ों पे खर्च कर पाऊँ। होगा तो ज़रूर मैं आपके लिए करूँगा चीज़ों को आसान बनाने के लिए। इंटरनेट लर्निंग की बात करें तो आपको काफ़ी सारी तरीकों से आप आज चीज़ों को सीख पाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? आईसीटी की बदौलत, ठीक है? क्योंकि आपके पास इंटरनेट जो है अवेलेबल है आज, तो उसके थ्रू आप हर एक चीज़ एक्सेस कर पाते हो। टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, ठीक है? तो गेम्स के थ्रू आप चीज़ों को सीखते हो, और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको सिखाते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो कि आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं ना, तो आप उसपे मतलब आपको डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में भी आप यूज़ कर सकते हो उनको। तो उनसे आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है, ग्रामर्स, इंग्लिश बोलना, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर सीखते हो आप, ठीक है? उसके अलावा ऑनलाइन बोल दें या रिमोट एजुकेशन बोल दें, यानी कि आप घर पे बैठे ही जो है सीखते हो, लर्निंग करते हो, और उसमें आपको क्विज़ वगैरह भी देखने को मिलती है। वो आपको मूक टेस्ट भी कराते हैं। तो जिससे कि आप अपनी आपको देख पाते हो कि आप किस लेवल पे हो अभी, ठीक है? आपको और पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या कुछ और पढ़ना है, तो ई कंटेंट जो है आपको मिलता है, यानी कि ऑनलाइन कंटेंट आप यूज़ करते हो पढ़ने के लिए। जैसे कि ऑनलाइन बुक्स आप पढ़ते हो अपने मोबाइल फ़ोन पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, और वीडियो लेक्चरिंग मिलती है आपको, जैसे कि मेरी अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है? और डिजिटल सिलेबस मिल जाते हैं आपको, सब कुछ डिजिटल है आज, ठीक है? पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, तो इसलिए डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाती है आपको। आप बुक ऑनलाइन जाके खरीद सकते हो, ठीक है? कुछ बुक्स फ्री भी होती है, तो वो भी है। स्कूल ईआरपी, यानी कि रिकॉर्ड्स रखना, स्टूडेंट्स के स्टूडेंट का डाटा जो होता है वो आप आसानी से रख पाते हो कि कौन से स्टूडेंट में क्या कमी है, तो वो आपका डाटा अच्छे से निकल के आता है। देखो, क्विज़ जब भी कराता है ना कोई भी लर्निंग ऐप में, आप क्विज़ वगैरह करते हो, आपको कोई लेक्चर करवा रहा है, तो वो एक क्विज़ बनाता है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लेवल है वो देख पाए, कितने मार्क्स कितने ला रहा है, किसमें कमी है, वो रिकॉर्ड दिखता है। तो उसमें अगर वो देखेगा कि चेक करना चाहे अपनी मर्ज़ी से कि भई 20 मार्क्स से कम वाले बच्चों को दिखाओ, तो वो आराम से दिख जाएँगे। तो मतलब टीचर के लिए आसान हो जाएगा उन बच्चों को टारगेट करना जो कि बहुत वीक है किसी सब्जेक्ट में, ठीक है? और टीचरों को फीडबैक भी मिलता है इससे, ठीक है? टीचरों के लिए भी फ़ायदा है इसमें। और ऑनलाइन टीचिंग, वो तो जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट लाइव क्लासेस भी चल रही हैं आजकल। विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए टीचर्स के लिए प्लेटफ़ॉर्म भी देता है ये। तो टीचर्स आपस में भी जो है डिस्कस कर सकते हैं कि कमी कहाँ आ रही है, हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी एजुकेशन में, वगैरह-वगैरह। वो हाँ, समाप्त हो गया है, ठीक है? इसको आप जो है पॉइंट्स को आसानी से आप लिख पाएँगे आप, ठीक है? बाकी आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप आसानी से जो है इन्हें लिख पाएँ एग्ज़ाम में, ठीक है? बाकी एक बार और वीडियो को देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा आप ही के लिए, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मुक्त शैक्षणिक संसाधनों, यानी कि ओआईआर की अवधारणा की व्याख्या करें। ओआईआर का निर्माण, आदान-प्रदान किस प्रकार किया जाता है? तो इसको बोलते हैं मुक्त शैक्षणिक संसाधन, यानी कि ऐसे सोर्सेस जो कि आपको फ्री में अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। अब देखो, कुछ चीज़ जैसे कि आज आप वीडियो डाउनलोड करते हैं, अगर आप उसको अपने बेचते हो किसी को, तो आपको पे कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है? वो कंपनी आप पे क्लेम कर सकती है, आप पे कॉपीराइट लगा सकती है, आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। कॉपीराइट समझते हो ना? ये तो नॉर्मल सी शब्द है, सबको पता होता है कॉपीराइट का मतलब मेरा अधिकार है मेरी चीज़ पे, तो अगर आप अगर आप उसे चोरी करोगे,
या उसका इस्तेमाल कहीं और करोगे तो मैं आप पे कॉपीराइट लगा के आप पे केस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कॉपीराइट होता है, यानी कि आप मेरी मर्जी के बिना उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको खरीदनी पड़ेगी। लेकिन ये जो ORI होता है, उसमें ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप बिना किसी के पूछे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करते हैं कोई इमेज, जैसे कि आपको अगर लेनी है, आपको यूज़ करनी है, तो आप कुछ इमेजेस फ्री में आती हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं, उनको कोई भी रोक टोक नहीं है। वो OIR इमेजेस होती है, यानी कि वो फ्री डोमेन्स, फ्री जो है एक तरीके से पब्लिक यूज़ के लिए वो होती है। पब्लिक चाहे वो उसको कैसे भी इस्तेमाल करे, बेचे कुछ भी करे, मतलब उसको रिमिक्स करके यूज़ कर सकती है, उसी को हम ORI कहते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, आदान प्रदान कैसे होता है, उसका पूछ रहा है। तो अवधारणा मैंने आपको बता ही दी है, अभी अभी जो बता रहा था मैं आपको इतनी देर से। तो वो अवधारणा है, इसको पब्लिक डोमेन्स कहते हैं। मतलब वो पब्लिक डोमेन्स वाली जो वीडियोस, फोटोज और जैसे हम बोले नोट्स जो आप लेते हो ऑनलाइन किसी से, ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, तो वो फ्री वाले नोट्स होते हैं, आप उनको कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकता है। कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है। इनका जो लाइसेंस होता है वो ओपन होता है, यानी कि कोई भी इनको खरीद सकता है, मतलब कोई भी इनको ले सकता है, डाउनलोड कर सकता है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं होती है। और इसमें जो है ना 5 R आपको मिलते हैं। 5 R से यहाँ पे मतलब है कॉपी बनाने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि आप इसकी कॉपी बना सकते हैं, इसको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें रिमिक्स कर सकते हैं, आप इसको किसी और को दे सकते हैं। तीनों की यानी कि छूट होती है आपको यहाँ पे। अब बाई चांस जैसे कि मुझे मन कर गया, मेरा क्या है कि मैंने कुछ इमेज कहीं से ली, उठाई, जो कि फ्री थी, ठीक है, फ्री डोमेन्स थी, वो पब्लिक डोमेन्स के लिए थी वहाँ पे, किसी ने डाल रखी थी फ्री में कि भाई कोई भी यूज़ कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने उसको इस्तेमाल किया, ठीक है, मैंने उसको डाउनलोड किया अपने फ़ोन में, और मैंने उस पे कुछ एडिटिंग करी और फिर किसी को बेच दी, तो मैं कर सकता हूँ वो, ठीक है? तो वो ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसका महत्व भी लिख दिया मैंने साथ-साथ में कि आप ईज़िली पहुँच पाते हो चीज़ों तक, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और कोई भी इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है, कोई रोक-टोक नहीं होती है। उसके निर्माण की बात करें तो विषय वस्तु का विकास, पाठ, वीडियो, क्विज़, डिस्प्ले, यानी कि इसमें जो टॉपिक्स होते हैं, जो उनका जो इस्तेमाल होता है, उनका जो विकास होता है, वो थ्रू वाइज़ होता है, ठीक है? इसमें वीडियोज़ भी होती है, क्विज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा गुणवत्ता आश्वासन, यानी कि यहाँ पे ना आप किसी अपने दोस्त से, किसी से पूछ सकते हो कि जो क्वालिटी है, अच्छी है या नहीं है, तो आप रिव्यू भी ले सकते हो लोगों से इसके बारे में, ठीक है? यानी कि इसका ऐसा निर्माण, मतलब देखो एक लालच देना पड़ता है किसी लोगों को, कुछ लोगों को, जैसे कि अभी मैं फ्री में कंटेंट बनाऊँ कुछ समय तक, क्यों बनाऊँगा? मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है? इसलिए मैं अभी आपको फ्री में दे रहा हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि अभी जियो ने शुरुआत में अपनी जो सिम थी, जो नंबर्स थे, वो फ्री में सेल किए थे, और अनलिमिटेड डाटा यूज़ करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस तरीके से चीज़ थी। फ्री में भी जो है उसने बेचा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी क्वालिटी को बढ़ाना था। उसे चाहिए था लोग उसकी ब्रांड को यूज़ करें और विश्वास बढ़े उनके अंदर, ताकि वो उसके लिए आदी हो जाए। तो आज आप देखते हो उसका जो सबसे पहले जो प्राइस बढ़ाता है वो जियो बढ़ाता है आज, ठीक है? तो ये गुणवत्ता आश्वासन जो है ये आपको देखने को मिलता है। उपयुक्त लाइसेंस का चयन करना, सीसी लाइसेंस बोलते हैं इसको, ठीक है? यानी कि जिसको सीसी लाइसेंस वो होता है जो कि सभी के मतलब कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंटरनेट पे पड़ी हुई है कोई भी चीज़। और पब्लिशिंग की ओपन फॉर्मेट, अगर आप कुछ चीज़ को फ्री में बाँटते हो तो वो सबसे पहले आती है लाइन में, ठीक है? लोग सबसे पहले फ्री चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर फ्री में मिल रहा है तो हम क्यों पैसा वेस्ट करें, ठीक है? बेशक कुछ लोग होते हैं जिनके पास फालतू पैसा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग की संख्या उन्हीं की है जो कि फ्री में चीज़ों को सर्च करते हैं पहले कि भाई कोई चीज़ फ्री में मिल जाए, तो फिर हमें पैसे डालने की क्या ज़रूरत है। बात करें आदान-प्रदान करने की, तो सामग्रियों को विशेष तरह अपलोड करना, मतलब कहने का ये है कि आप ये जो सामग्री हम पढ़ रहे हैं, ये आपको कहाँ से मिलती है, मतलब मैं इनको कैसे लोगों तक पहुँचाऊँगा? तो आपको पहले ये अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑनलाइन। और इनमें ना कुछ विशेष प्रकार के टैग्स डालने होते हैं आपको, ठीक है? शीर्षक डालने होते हैं ताकि लोग इनको आराम से सर्च कर पाएँ, ठीक है? जैसे कि ये मेरी वीडियो है,
तो मैंने जो टैग बनाए होंगे वो ऑब्वियसली इस सब्जेक्ट के टॉपिक के वाइज होंगे, जैसे कि BESE करके आपने सर्च किया होगा 141। तो मतलब टैग जो है इसी आधार पे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टैग बना दिया मैंने, है ना। तो ये टैग बनाने पड़ते हैं इनको, ताकि लोग इसको आसानी से सर्च कर पाएँ, ठीक है। और यूजिंग पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म्स, यानी कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे जो कि फ्री हो पब्लिकली, जो जिनके लिए कोई पैसा ना इन्वेस्ट करना पड़े किसी व्यक्ति को जो कि यहाँ पे आना चाह रहा है, वो आसानी से इसको डाउनलोड कर पाए। और नेटवर्किंग एंड प्रमोशंस भी करने पड़ते हैं। ये बेसिकली जो फ्री वाले होते हैं इनमें प्रमोशन फ्री में ही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि गूगल को ना लोगों के वीविंग से भी, यानी कि अगर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं नेटवर्क, तो उसको प्रॉफिट ही तो होता है, फ़ायदा होगा ना। ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करेंगे, डाटा यूज़ करेंगे उस चीज़ पे, तो गूगल को उसका फ़ायदा होता है। हमें लगता है कि वो गूगल जो है वो हमें फ्री में दे रहा है सब कुछ, पर ऐसा नहीं है। वो हमें उसके बदले में हमारा डाटा यूज़ करता है, ठीक है। और इंटरनेट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल पे, तो वो जो इंटरनेट इस्तेमाल हुआ है ना, उसका कुछ परसेंट जो पैसा है ना, जो हमने रिचार्ज के लिए रिचार्ज कराया था उस सिम को, नंबर को अपने को, तो उसमें से कुछ परसेंट गूगल को भी जाता है, क्योंकि वो उसके थ्रू भी इस्तेमाल हुआ है डाटा, ठीक है। 5%, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी। संप्रेषण और संचार के अवरोध, यानी कि जब आप किसी से कम्युनिकेशन करने की जो कोशिश करते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कुछ बैरियर्स आते हैं। क्या क्या बैरियर्स है? सबसे पहली होती है भाषा। अब भाषा खराब हो सकती है आपकी, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो सकती है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है मेरे, ठीक है। या फिर जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो शायद मैं समझ ना पा रहा हूँ। मेरी जो धारणाएं है वो अस्पष्ट है। मैं मतलब मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या बताना है, तो भी जो है समझने में दिक्कत आ सकती है सामने वाले को। और जो मेरी ग्रामर है, या फिर जो मेरी शब्द है, वो बहुत ही ज़्यादा, क्या पता हाई क्वालिटी के हो, बहुत ज़्यादा एडवांस हो, जो कि जो जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से वो सही ना हो। टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करते कई बार लोग, तो वो मुझे समझ में ना आ रहे हो, है ना। अगर आपको साइंस नहीं आती है, तो लोग अगर आपको साइंस में चीज़ों के नाम बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भाषाओं में बाधा हो सकती है, ट्रांसलेशन में भी दिक्कत हो सकती है, तो भी समझ में नहीं आता है। इग्नू की बुक्स में ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पे ना ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है। तो अगर आप कुछ पढ़ते हो तो वो कुछ अटपटा सा लगता है कि यार ये कुछ रिदम नहीं बन रही है इसमें, तो समझ भी नहीं पाते हम इसी वजह से, ठीक है। उसके अलावा मनोवैज्ञानिक बाधा भी आ सकती है। आप कभी कभी क्या होता है कि आप समय से पहले सामने वाले व्यक्ति की जो भावना है वो समझ जाते हैं, तो सोचते हैं कि शायद ये सही, मैं जो समझ रहा हूँ वही सही है, पर शायद वो गलत हो सकता है, ठीक है। और ध्यान नहीं देना हमें। बहुत बार क्या होता है, कोई व्यक्ति सामने से कुछ बता रहा है, हम उस पर ध्यान फोकस नहीं कर रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आएगा वो क्या बोलना चाह रहा है। विश्वास नहीं होता तब भी हम सामने वाले की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। और हमारी हमारे इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करते हैं, कि जो बाधा क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। इससे कम्युनिकेशन ब्रेक होती है। संगठनात्मक बाधाएं, यानी कि सूचना बहुत ज़्यादा दे देना किसी को। अगर मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी टॉपिक पे 25 मिनट तक बोलते रहूँगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत कम बोला है, बहुत कम बोला है। समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ ये है। कम बोला ज़्यादा बोला डजंट मैटर। आपको जो जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, वो समझ में आना चाहिए, इतना काफ़ी है, ताकि आप एग्जाम में उसको लिख पाए। देखो, समझ में आना ना, अब एक बार समझ में आ जाए कोई चीज़, तो उसको आप बहुत बड़ा बना के लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ का बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो वो समझ में नहीं आएगा आपको, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। समझ में आना आपको थोड़ा सा ही है, इसलिए मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ आपके लिए, ठीक है। आपका ही नुकसान है उसमें। भौतिक और पर्यावरणीय बाधाएं भी आती हैं, जैसे कि शोर हो रहा है आसपास पे, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा दूर है व्यक्ति, तो मैं बहुत दूर व्यक्ति को खड़े हुए को बोल रहा हूँ कुछ, ठीक है। कुछ इशारे कर रहा हूँ, कुछ लैंग्वेज से, मतलब कुछ मुंह से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। और माध्यम भी खराब हो सकता है, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है। मोबाइल से बात कर रहा है तो पता चल रहा है नेटवर्क कट रहा है बार बार, तो दिक्कत होती है बात करने में। अगर कोई बंदा वह बैठा हुआ है, मतलब वो अनकंफर्टेबल है बैठने में, तब भी दिक्कत होती है ना। वो अच्छा आसानी से आपकी ध्यान, अब आपकी बातों पे ध्यान फोकस नहीं कर पाएगा, उसका मन नहीं लगेगा बात करने में, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस भी है काफ़ी सारे, जैसे कि संचार से पहले संदेश की योजना बनाना, कि आप कैसे चीज़ों को पता है कि एक्सप्लेन करेंगे, पहले वो सोचना चाहिए हमें। जैसे कि मैं लेक्चर को तैयार करता हूँ अपने को पूरे को, कि मेरे को क्या क्या बोलना है, ठीक है।
सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए हमें, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज जो कि मैं करता हूँ आपके लिए, और शायद ना करते हो इतनी आसान तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल। मैं लिखता भी आसान तरीके से हूँ और यूज़ भी लैंग्वेज जो है आसान करता हूँ, जो कि आपको हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं उन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता हूँ मैं, क्योंकि मैं इन्हीं में विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ आसानी से समझ में आ सकती है उसको हम क्यों डिफ़िकल्ट बनाएँ खामा-खा में। मैंने भी ऐसे ही हमेशा पढ़ा है भाई। और हमें बहुत ही एक्टिवली सुनना चाहिए किसी को। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो कि सुनते-वुनते हैं नहीं कुछ, वो कमेंट टैग करने पे ज़्यादा ध्यान देता रहता है उनका कि भाई ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। सब बताता हूँ, आप एक बार पूरी वीडियो देखा करो सही से, ठीक है? अटेंशन देके। विश्वास और सहयोग बढ़ाना, यानी कि आप मुझ पे विश्वास करेंगे, तो मेरी पूरी बात सुनेंगे ध्यान से, नहीं तो नहीं सुनता है कोई, ठीक है? आपको लगेगा कि ये कुछ कम पढ़ा रहा है, ज़्यादा पढ़ा रहा है, तो उस पे अगर आप फ़ोकस करेंगे तो फिर विश्वास नहीं रहेगा ना, तो फिर हम किसी की बात पे ध्यान नहीं देते हैं, राइट? लास्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ ही क्वेश्चन कराए हैं मैंने क्योंकि कमेंट आया था मेरे को व्यूअर का, तो इसलिए मैं ये करा भी रहा हूँ क्योंकि मुझे पता भी नहीं था एक ऐसा कोई टॉपिक भी है। कंप्यूटर प्रयोग करने के अच्छे संव्यवहार, संव्यवहार से मतलब होता है अच्छे तरीके। आप कैसे कंप्यूटर को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप उसको बहुत ही सही तरीके से उसका यूटिलाइज़ कर पाएँ। कंप्यूटर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई है किसी ने भी, मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ है कंप्यूटर। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, ठीक है? हर एक काम कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो उसमें, आप एडिटिंग कर सकते हो, आप गेम खेल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप, ठीक है? डाटा वगैरह का ध्यान रख सकते हो, मतलब दुकान पे भी वो काम आता है, प्रिंट निकालने के लिए काम आता है, राइट? तो सबसे पहला उचित मुद्रा में बैठना। जब भी आप कंप्यूटर चला रहे होते हो, कंप्यूटर या लैपटॉप, तो आप एक ऐसी जगह पे बैठो जो जहाँ पे आप 90 डिग्री के एंगल को बना रहे हो, ठीक है? यानी कि जो स्क्रीन होनी चाहिए वो 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। आपकी जो फेस यानी कि जो मुंडी होती है वो ज़्यादा झुकी ना हो। कहने का मतलब ये आपकी आँखें जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो, ताकि आप आसानी से स्क्रीन को देख पाएँ और आपकी बॉडी भी सही रहे हमेशा के लिए, ठीक है? और सेकंड चीज़ है आँख, आँखों की बात करें, क्योंकि लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनकी आँख बहुत जल्दी ख़राब होती है। क्यों? क्योंकि एक तो चीज़ है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए कंप्यूटर के बीच में और आपकी आँखों के बीच में वो मेंटेन नहीं रहता है। आप बहुत ज़्यादा घुसते हो कंप्यूटर के अंदर, या फिर उसकी स्क्रीन क्वालिटी जो होती है वो ख़राब होती है। तो अच्छी क्वालिटी का स्क्रीन जो है वो इस्तेमाल करो, मतलब मॉनिटर जो होता है वो इस्तेमाल किया जाए। और 20 से 40 इंच की दूरी जो है आपकी होनी चाहिए, और हर 20 मिनट्स के बाद यानी कि 20-20 मिनट के बाद आपको कुछ मिनट का ब्रेक लेना है और अपनी आँखों को आराम देना है, और कहीं दूर बहुत ज़्यादा जो होता है ना, जैसे कि कभी लंबा आप जैसे कि कहीं खड़े हो जाओ पहले तो, फिर कहीं बाहर घूमो और काफ़ी लंबा देखने की कोशिश करो, कहीं दूर तक देखने की कोशिश करो। लगभग 20 मीटर तक आप देखने की कोशिश करो कि क्या-क्या मतलब चल रहा है, ताकि आपकी आँखों को आराम मिले, ठीक है? और आपको ब्रेक लेने चाहिए हमेशा, ठीक है? फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स लो, 5 से 10 मिनट का, मतलब 1 घंटे में या फिर आप आधे घंटे में ब्रेक ले सकते हो, या पानी पियो। पानी पीने से क्या आएगा, वॉशरूम आएगा आपको, तो आपको ऑटोमेटिकली ब्रेक मिलेगा फिर बीच-बीच में, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो अ, सही रहेगी। ज़्यादातर क्या होता है जो कि ज़्यादा कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं तो उनको बैक बैक पेन हो जाता है, जो कि मुझे हो गया है। तो ये भी जो है एक प्रॉब्लम वाली बात है। आप और उठो, ठीक है? 5-10 मिनट का ब्रेक में आप थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी सही रहेगा। बहुत सारे एक्सरसाइज होती हैं जो कि हम कर सकते हैं। गुड लाइटनिंग रखनी चाहिए आपको, ताकि जो स्क्रीन है ना, जो मॉनिटर होता है, वो डायरेक्ट आपकी आँखों पे ना पड़े, मतलब जो उसकी रेडिएशंस है वो हमारी आँखों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो लाइटनिंग कमरे में अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो लाइटनिंग जो है ज़्यादा हमारी आँखों पे इम्पैक्ट ना करे, ठीक है? अपने सॉफ्टवेयर को आप अपडेट कर सकते हो। जो भी मतलब आपके जो कंप्यूटर है उसमें जो सॉफ्टवेयर्स आप इस्तेमाल करते हो उनको अपडेट करके रखो, ताकि अच्छे से काम करे आपका लैपटॉप कंप्यूटर। मजबूत पासवर्ड रखो, ताकि कोई भी उसको ब्रेक ना कर पाए। अलग-अलग जैसे कि अकाउंट्स जो होते हैं हमारे, अलग-अलग तरीके के फाइल्स होंगी तो उसमें अलग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पासवर्ड, ऐसा ना हो कि कोई भी खोल ले, कोई मतलब सीक्रेट फाइल्स होती है हमारी, तो उनके लिए कह रहा हूँ। एंटीवायरस रखें अपने टैबलेट में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, ताकि जो है उसमें कोई वायरस ना आ जाए। अवॉइड फिशिंग, मतलब किसी का शिकार ना बने, उससे थोड़ा जो है बच के रहना है आपको, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए।
और फाइल को आपको अच्छे से मैनेज करना है। उनको जो है मैनेज से मतलब क्या है, मैनेज से मतलब उनको अच्छे से फ़ोल्डर बनाओ उनके लिए, उनको उन फ़ोल्डर में डालो और उनका एक अलग नाम दो। जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, पीपी बनाई है, तो उसका नाम बनाओ जो आपने अंदर लिखा था उसमें प्रेजेंटेशन में किस बारे में थी वो, तो बाहर जो है उसका जो टाइटल होना चाहिए ताकि आप उसको आसानी से ढूंढ पाएँ, ठीक है। और स्टोरेज जो है वो आप उसका हमेशा बैकअप रखो, ताकि जैसे कि कंप्यूटर कभी कभी क्या होता है, ख़राब हो गया, स्टोरेज ख़राब हो गई, तो वो जो फाइल्स आपकी इंपॉर्टेंट होती है वो भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है एक अलग बैकअप रखो, बहुत सारी अलग अलग स्टोरेज आती है जो कि इसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। केवल अ, विश्वास वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करें, हाँ। बहुत सारे लोग जो है क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उनका इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आप सही तरीके से चीज़ों को डाउनलोड करें। देखो, हम भी काफ़ी बार जो है फ्री के चक्कर में अपने चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं, तो अब देखो फ्री बहुत सारी चीज़ें आ जाती है वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आपको फ्री वाले जो सॉफ्टवेयर है वो बता देते हैं, जिनका कोई खतरा भी नहीं है, ठीक है। आपका कुछ फ्री ट्रायल्स भी होता है कि मैं 3 दिन का या 1 महीने का भी जो है फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो 1 महीने में जैसे कि एमएस वर्ड है या एमएस ऑफिस वगैरह जो होता है, वो आप फ्री ट्रायल ले लो 1 महीने का। अगर आपको लगता है कि वो आपको नहीं मिल रहा है फ्री में, क्रैक की जगह आप उसको ट्रायल वाला इस्तेमाल करके 1 महीने में आप सीख जाओगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको सीखने में, तो इतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। दोबारा डाउनलोड करना है तो कोई दूसरी जो है एक तरीके से अकाउंट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, दोबारा चला लो उसको, क्या दिक्कत है। शट डाउन योर कंप्यूटर, जब भी आपका काम खत्म हो जाए तो उसको शट डाउन कर दो, बंद कर दो, मतलब प्रॉपर तरीके से स्विच वगैरह जो है ऑफ कर दो। इससे क्या होता है, आपकी बिजली सेफ होती है और जो कंप्यूटर है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो फिर बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अगर आप उसको स्लिप पे डाल दोगे ना तो वो चलता रहता है, यूज़ होता रहता है उसकी बैटरी। बैटरी से मेरा मतलब है लैपटॉप होगा तो बैटरी यूज़ होगी, अदरवाइज़ जो कंप्यूटर होता है उसमें आपकी बिजली यूज़ होती है, तो वो भी सही नहीं है। और आपकी कंप्यूटर का जो एसएमपीएस होता है उसके लिए भी वो सही नहीं होता है, ठीक है। मदरबोर्ड भी खराब हो जाते हैं, फूक जाते हैं। तो क्योंकि लाइट जो होती है ना वो अप डाउन भी हो जाती है कभी-कभी, कभी पता चल रहा है बहुत ज़्यादा हो गई है, कभी-कभी बहुत कम हो गई है। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है, एक अच्छा मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो भी आपके कमेंट है मुझे बताना, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।